This is the continuation of chapter 9, Nature of Light, of class 11 Physics Synboard, and this is lecture 2, prepared by Alpine Academy. Now, 9.5 topic, that is interference in thin films. Soap bubbles and thin layer of oil floating on water are common examples of thin films. ठीक है, तो सोप बबल्स हैं एंड जो थिन लेयर है ऑफ ऑयल की फ्लोटिंग जो वाटर पे फ्लोट कर रही होती है, बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं थिन फिल्म्स की. When light is reflected from such a film, जब लाइट एक रिफ्लेक्ट की जाती है is from such a film, we often observe the vivid colors. ठीक है, जब भी आप लाइट रिफ्लेक्ट होती है इस तरह की फिल्म से, तो हमें ऑब्जर्व हम और क्या करते हैं, विविड कलर्स ऑब्जर्व करते हैं. These visible color bands are the result of an interference effect. ठीक है, ये जो विजिबल कलर बैंड्स होते हैं ये क्यों बनते हैं, किसके रिजल्ट होते हैं, ये इंटरफेरेंस इफेक्ट के रिजल्ट. द इंटरफेरेंस इन दिस केस is caused by the interference of light waves reflected from the opposite surfaces of the thin film. जो इंटरफेरेंस है इस केस में ये क्यों कॉज होती है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑपोजिट सर्फेस ऑफ थिन फिल्म. चूंकि तो ऐसी बात है, रिफ्लेक्शन आ रही है दूसरी थिन फिल्म से, लाइट रिफ्लेक्ट तो क्या आ रही है, तो इनकी जो इंटरफेरेंस हो रही है इससे आपकी इंटरफेरेंस क्रिएट हो रही है. ठीक है, वी नो लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स हेंस डिफरेंट वेवलेंथ्स. ये हमें पता है भाई, व्हाइट लाइट जो है बेसिक व्हाइट लाइट जो होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं. ठीक है, और उसके 7 कलर्स की ईच हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स. देयरफॉर the interference may be constructive or destructive depending on the phase relationship of the two interfering beams. यानी किस फेस पे, किस पोजीशन पे है. ठीक है, एक वेव अगर यहाँ से इस पॉइंट से फर्स्ट एग्जांपल है, तो एक वेव हो सकता है ये यूं आ रही होगी, दूसरी वेव आपका हो सकता है यूं गुजर रही होगी. ठीक है, तो सबकी अलग अलग है, कोई इंटरफेयर हो रही है, सॉरी कोई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, किसी की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है. ठीक है, तो ये आपको डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी कलर्ड फ्रिंजेस बनेंगी और किस तरह की इंटरफेरेंस होगी, आइदर इट वुड बी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव. ठीक है, नाउ टू इन्वेस्टिगेट द इंटरफेरेंस इफेक्ट इन थिन फिल्म, हम इन्वेस्टिगेट करें इंटरफेरेंस का इफेक्ट थिन फिल्म के अंदर. We consider two plates of ultra-thin glass plates separated by a thin uniform film of air as shown in figure 9.6a. इंटरफेरेंस इफेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने कंसिडर किए दो प्लेट्स, यूरेथिन ग्लास प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ थिन यूनिफॉर्म फिल्म ऑफ एयर, जो कि किस सेपरेट हुई है, एक थिन यूनिफॉर्म फिल्म ऑफ एयर से, एज शोन इन फिगर 9.6a. अब ये हम 9.6a देखते हैं फिगर. सही है, दिस इज, अब ये आपकी दो जो हैं यूरेथिन ग्लास प्लेट्स हैं, ये आपको देख रही होंगी, ये और ये. ठीक है, ये आपकी थिन फिल्म है बीच में. ठीक है, जिसमें एयर है. द फिल्म हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन. अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम एंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, या ये शो करता है कितनी बैंड होगी आपकी लाइट और कितनी फास्ट गुजर जाएगी. ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस नंबर होता है. ठीक है, एंड इट इज सराउंडेड बाय एयर whose refractive index is 1. एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है बिकॉज. ठीक है, now we also assume that light waves are coming from a small part of an extended monochromatic source of light. हम साथ साथ ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो लाइट वेव्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं, एक स्मॉल पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, एक स्मॉल पार्ट है जो फॉर्म ऑफ एन एक्सटेंडेड मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट वहाँ से आ रही है, जिसकी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है, दस रिलेटिवली कोहेरेंट, और एक इन फेज है. ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी है, एंड ट्रैवलिंग इन एयर नियरली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द फिल्म. और एयर में ट्रैवल कर रही है लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर है. ये बात याद रहे कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर है. ठीक है, नाउ इन फिगर 9.6a, अच्छा वापस हम फिगर 9.6 में आ गए. द लाइन ए बी रिप्रेजेंट्स अ रे इन अ बीम ऑफ लाइट शाइनिंग ऑन द अपर सरफेस ऑफ द फिल्म. जो लाइन ए बी है, ठीक है, दिस लाइन ए टू बी, या आई गेस एक मिनट, लाइन ए बी रिप्रेजेंट्स अ रे इन अ बीम ऑफ लाइट. हाँ ठीक है, दिस ए स्मॉल एंड स्मॉल बी, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करिए एक रे ऑफ इन अ बीम ऑफ लाइट शाइनिंग ऑन द अपर सरफेस ऑफ द फिल्म. ऐसी बात है, अपर सरफेस ऑफ द फिल्म है, ये वहाँ पे लाई कर रही है, या कह लें आप उस पर एक्सपोज हुआ है अपर सरफेस ऑफ द फिल्म इस बीम के. ठीक है, नाउ at the point B on the air glass interface, the ray AB is partially reflected as a ray B and partially transmitted as a ray BD. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ए बी में से कुछ आपकी रिफ्रैक्ट हुई है, रिफ्रैक्ट का मतलब अंदर से गुजर गई लेकिन एक बैंड होके थोड़ी बैंडिंग शो हुई है, मतलब पहले ऐसी थी तो ऐसी हो गई, ऐसी भी हो सकती है, फिर वापस ऐसी बाहर नॉर्मल हो जाएगी. ये क्योंकि इसका मीडियम अलग है ना,
तो देखें ये बी डी जो है ये आपकी रिफ्लेक्टेड हो गई है, और जो बी ई है, ठीक है, बी ई वापस ऐसे निकल जाना, दिस गोइंग लाइक दिस, ये आपकी रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। ऑन द ग्लास एयर इंटरफेस एट द पॉइंट डी, यहाँ पे दिस वापस से इधर अनदर पार्शियल रिफ्लेक्शन अकर्स, फिर से रिफ्लेक्शन हुई, देखें वापस से इसकी वही पैरेलल हो गई इसके, क्योंकि दोनों का सेम मीडियम है बाहर, तो ये बिल्कुल उसी तरह की हो गई वापसी। एंड सम ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट इमर्जेस एज अ रे ई एफ, और कुछ वापस से आपकी जो रिफ्लेक्ट लाइट हो गई इसके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके ये वापस से ऊपर चली गई ई एफ, ठीक है, ये बाहर वापस चली गई। द रे बी ई एंड रे ई एफ इंटरफेयर विद ईच अदर, अब जो रे बी ई है और ये जो रे ई एफ है, ये वाली जो ऊपर जा रही है, ये इंटरफेयर हो रही है वापस से, ठीक है। मतलब ये दोनों एक पहले तो एक यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई थी, फिर एक अंदर आके ये रिफ्लेक्ट हुई, तो ये इंटरफेरेंस हो रही है इनमें, प्रोड्यूसिंग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिपेंडिंग ऑन फेज रिलेशनशिप, और फिर वो डिपेंड करेगा कि आपकी ये डिस्ट्रक्टिव हो रही है इंटरफेरेंस हो रही है, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, जो भी फेज रिलेशनशिप है। For nearly normal incidents, the path difference between the two interfering rays B and EF is twice the thickness of the film. अच्छा, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए फॉर नियरली नॉर्मल इंसिडेंस द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग रेज, जो पार्ट डिफरेंस होता है दोनों रेज का बीई और ईएफ का, वो थिकनेस की ट्वाइस होता है हमेशा, ठीक है, यानी 2t पार्ट डिफरेंस। इफ दिस पार्ट डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ वी एक्सपेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर ये वही बात है फिर इंटीग्रल मल्टीपल है सीधा टाइम्स ऑफ पाई है, तो आपका ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। एंड इफ द पाथ डिफरेंस इज अ हाफ इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ, और अगर यही पार्ट डिफरेंस हाफ इंटीग्रल नंबर है वेवलेंथ का, तो फिर क्या होगा, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है, पीछे भी हमने ये पढ़ा था, अभी दोबारा ये पढ़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन इज नॉट क्वाइट सिंपल, ठीक है, मतलब बहुत सिंपल नहीं है सिचुएशन। फर्स्ट वी मस्ट टेक केयर व्हाट एक्चुअली हैपेंस टू द फेज ऑफ रेज दैट आर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो क्या होता है उन फेज ऑफ रेज को जो कि एग्जैक्ट एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड हो रही हैं, क्योंकि इन दो का खास असर होता है, क्रिटिकल इन्फ्लुएंस किस पे, नेचर ऑफ द इंटरफेरेंस की, ठीक है, बहुत असर करती हैं ये। फर्दरमोर वी मस्ट रिमेंबर दैट वी आर डीलिंग विद टू डिफरेंट वेवलेंथ्स, और हमें ये भी देखना चाहिए कि तो हम जो हैं किस क्या डील कर रहे हैं, दो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, ठीक है। द नॉर्मल वेवलेंथ लैम्डा इन एयर एंड स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ द मीडियम। अच्छा, दो वेवलेंथ क्यों है, क्योंकि एयर की वेवलेंथ अलग है एंड स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ द मीडियम, मीडियम की आपकी वेवलेंथ अलग है, ठीक है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, which is labeled as lambda n. The wavelength in medium is then given by lambda n equals to lambda over n, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया जो भी मीडियम में है। To investigate what happens with the phase of the rays when the uniform thickness of the air film is made of thin film of variable thickness, ठीक है, then the uniform thickness of the air film जो है, जो उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है एयर फिल्म की, वो thin film of variable thickness as shown in figure 9.6b, ठीक है, बस ये सिंपल, अब कुछ नहीं कह रही है, ये कह रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म थिकनेस है एयर फिल्म की, वो एक वेरिएबल थिकनेस की बना दी है अब इस पार्ट बी में, ठीक है, बस ये कह रहे हैं ये यूनिफॉर्म थिकनेस है, ये थिकनेस चेंज हो रही है, सिंपल, इसमें यहाँ ये कह रहे हैं जो आपका 9.6 बी में आ रहा है। अलोंग दी नाउ along the line where the plates are in contact there is no path difference and we expect a constructive interference, a bright spot, ये कह रहे हैं, ये जो ये वाला है, ठीक है, ये दो प्लेट्स का सेम कॉन्टैक्ट सेम हो गया है, ठीक है, अब इसमें क्या है, पार्ट डिफरेंस नहीं बचा, ठीक है, देयर इज नो पार्ट डिफरेंस। सो हम यहाँ पे अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, एक फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज होगा ऑन द बेसिस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बट इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट दिस डज नॉट हैपन, असल में ये नहीं होता। व्हाट हैपेंस, ठीक है, इट शुड बी हैपेंस, ये हैपन मैंने लिख दिया। द स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, solve the problem is that any of the two rays has gone under a phase change of 180 degree during its reflection and therefore the conditions for the production of constructive instruments on the films are reversed। अब ये कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कंक्लूजन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है, वो ये है कि किसी दो रेस में से किसी एक में, ठीक है, इस वन ऑफ द टू रेस जो है उसके अंदर एक फेस चेंज हो गया 180 डिग्री का, ठीक है। अगर एक रे ऐसी जा रही थी, फॉर एग्जांपल ये 180 डिग्री, ठीक है, अब 180 डिग्री यहाँ है ना, तो अगली जो रे है ना वो इस तरह की होगी, मतलब पूरी वो यूं ये शिफ्ट हो गई है, ठीक है, ये हो गई है पूरी इस तरह की, ठीक है, अपनी रिफ्लेक्शन में उसका पूरा 180 डिग्री फेस चेंज हो गया है।
Therefore the conditions for the production of constructive and destructive interference, जो conditions हैं किसकी constructive और destructive interference बनाने की films पे, वो reverse हो गई हैं. In secondary classes you have studied that mechanical waves are reflected whenever they come to a fixed boundary. हमने अपनी बड़ी क्लासों में, सेकेंडरी क्लासों में अभी भी पढ़ा आप लोगों ने कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं जब वो एक फिक्स बाउंड्री पे आती हैं. ऑब्जर्वेशन शोज दैट द रिफ्लेक्टेड पल्स इज एग्जैक्टली आउट ऑफ फेस. ऑब्जर्वेशन क्या कहती है भाई, जो रिफ्लेक्टेड पल्स है यानी जो आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है वो बिल्कुल आउट ऑफ फेस हो गई है, 180 डिग्री पूरी चेंज हो चुकी है ओरिजिनल जो थी उससे. दिस फिनोमेना इज एज वैलिड इन द केस ऑफ लाइट वेव्स एज इट इज फॉर मैकेनिकल वेव्स. ये फिनोमेना कब वैलिड है? लाइट वेव्स में उतना वैलिड है जैसे ये मैकेनिकल वेव्स में वैलिड है. ठीक है. देयरफॉर द रे बीसी, अब जो रे बीसी है सही है, दिस वन द रे बीसी कहाँ गया, एक मिनट, देयरफॉर द रे, हाँ ये रहा, द बीसी इन फिगर 9.6a, in figure 9.6a which is reflected at the upper surface of the thin film exactly out of phase. यानी जो बीसी ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आउट ऑफ फेस हो गई है, वो 180 डिग्री शिफ्ट हो गई है, या हाफ अ साइकिल. हाफ अ साइकिल वही चीज, ये हाफ अ साइकिल आपकी आगे जा चुकी है. ठीक है. 360 होता है पूरा साइकिल और 180 डिग्री होता है हाफ अ साइकिल. ठीक है. विद द इनकमिंग रे, ऑब्वियस बात है इनकमिंग रे के वो 180 डिग्री शिफ्ट हो गई है. तो रिफ्रैक्शन हैज नो इफेक्ट ऑन द फेज ऑफ द रे and is equivalent to pulse reflecting at the free end, an operation that does not affect the phase of the ray. रिफ्रैक्शन का कोई असर नहीं होता फेज ऑफ द रे पे, रिफ्रैक्शन से कोई फेज चेंज नहीं होता, और इक्विवेलेंट होता है किसके? टू पल्स रिफ्लेक्टिंग एट द फ्री एंड. जो फ्री एंड पे आपका यहाँ पे बाहर आके जब वो रिफ्लेक्ट होती है एट द फ्री एंड, एन ऑपरेशन दैट डज नॉट अफेक्ट द फेज ऑफ द रे. वही बात है, इस पे आपका फेज असर नहीं करता रिफ्रैक्शन से. ठीक है. दस द रे ई एफ इमर्जेस विदाउट एनी चेंज ऑफ इट्स फेस. वही सिंपल बात कि ई एफ जो है, जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है ऊपर वापस यहाँ से डी ई फिर ई एफ, उससे आपको कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है. सही है. It is important to note that the light wave undergoes a phase change of 180 degree upon reflection from a medium having an index of reflection greater than the index of reflection of the medium in which the wave is traveling. ये इंपॉर्टेंट टू नोट है कि जो एक लाइट वेव है वो फेस चेंज अपने अंडरगो करती है, या उसके अंदर फेस चेंज होता है 180 डिग्री का रिफ्लेक्शन पे उस मीडियम में से जिसका इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा होता है. किससे? किस के इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन से? जिससे वो इन विच द वेव इज ट्रैवलिंग. ठीक है. जिसमें वो ट्रैवल कर रही है. अगर दूसरे वाले का इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा है तो वो उसमें एक 180 डिग्री का फेस चेंज होगा. ठीक है. रिफ्लेक्शन पे, रिफ्लेक्शन पे. सही है. यानी इसका अगर ज्यादा है तो देखिए 180 डिग्री शिफ्ट हो गया ऊपर रिफ्लेक्शन पे, तो ये कहना चाह रही है. We conclude that only ray BC, यानी जो ray BC है, this B2 where it is C, which is reflected from the upper surface of the film undergoes phase reversal. ठीक है. वही दोबारा बार बार बोल रहे हैं BC की phase reversal हो रहा है इसमें. ठीक है. तो rays BC और EF which are out of phase, BC और EF दोनों out of phase है. ठीक है. AB के respectively interfere with each other. BC और EF आपका जो है एक मिनट सॉरी, BC और EF आपका इंटरफेयर कर रहे हैं आपस में. ठीक है. एंड बाय वर्च्यू ऑफ द फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, और क्योंकि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया तो इसकी वजह से जो रे BE में हुआ है, द कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आर रिवर्स. और जो कंडीशंस हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाने की वो भी रिवर्स हो गई हैं क्योंकि 180 डिग्री शिफ्ट हो गया. Because the conditions for the production of constructive and destructive interference in case of Young's double slit experiments are based on the fact that there is no phase reversal in an interfering beam. क्यों? क्योंकि जो कंडीशंस हैं प्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो किस पे बेस होती है कि फेस रिवर्सल इंटरफेरिंग बीम में नहीं होता. अगर हुआ तो उनकी भी कंडीशंस रिवर्स हो जाएंगी. ठीक है. इसलिए यहाँ पे वो रिवर्स हो गई हैं. In the light of above discussion, the condition for constructive interference can be expressed as 2t equals to m pi m plus half lambda n. 2t आपका वही पार्ट डिफरेंस, m plus half आपका वही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हो गया. ठीक है. फॉर्मूला m यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3. सब्सटीट्यूटिंग लैम्डा एन आपका लैम्डा ओवर एन है, पहले हमने ड्राइव कर चुके हैं. ठीक है. तो हमने लैम्डा एन की जगह लैम्डा ओवर एन डाल दिया, तो अब सब्सटीट्यूट किया तो बन गया ये 2t इक्वल्स टू m प्लस हाफ लैम्डा ओवर एन. एन उधर जाके मल्टीप्लाई कराया तो ये आपका क्या बन गया, 2nt. ठीक है. तो m 0 1 2 3 मैक्सिमा, एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सिर्फ 2nt इक्वल्स टू m लैम्डा विच इज m इक्वल्स टू 0 1 2 3 मिनिमा.
ठीक है। नाउ ये अब ये रिवर्स देखें, पहले केस में ये डिस्ट्रक्टिव था, ये इंटरफेयर वो था कंस्ट्रक्टिव, अब रिवर्स हो गई कंडीशन तो दोनों की बदल गए। सही है, ये बात दिमाग में ध्यान रहे कि यहाँ पे ऑपोजिट हो चुका है। इन प्रैक्टिस द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर नॉट स्पेस इक्वली इन अकॉर्डेंस विद these equations because these conditions apply strictly only to the light that falls on the thin film at angles about 90 degree nearly normal incidence। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस में जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं वो आर नॉट स्पेस इक्वली इन अकॉर्डेंस विद दिस इक्वेशंस, यानी जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं उनका जो बीच का फासला होता है वो इक्वली नहीं होता विद दिस इक्वेशंस बिकॉज दिस कंडीशंस अप्लाई स्ट्रिक्टली ओनली टू द लाइट दैट फॉल्स ऑन द थिन फिल्म एट एंगल्स अबाउट 90 डिग्री, क्योंकि ये तभी अप्लाई होती है जब जो लाइट है वो थिन फिल्म पे पड़ रही है लेकिन 90 डिग्री पे, नियरली नॉर्मल इंसिडेंट। मतलब कि अगर ये थिन फिल्म है तो लाइट यूं पड़े, ठीक है, अगर यूं पड़ेगी तो पूरी प्रॉपर आपका ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, इस पे एप्लीकेबल है 90 डिग्री पे। Now, as remarked earlier, the position of fringes depend upon critically on the wavelength of the light used। पहले की जैसे बताया था कि जो फ्रिंजेस की पोजीशन है वो क्रिटिकली किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ठीक है, जो लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ पे। इट इज क्लियर दैट द पोजीशन फॉर द ब्राइट एंड द डार्क सर्कल्स विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। और ये क्लियर है कि जो पोजीशन है ब्राइट और डार्क सर्कल्स की वो डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, ये हमें क्लियर है क्योंकि ऐसी बात है डिफरेंट जगह पे आपके फ्रिंजेस बनेंगे, ब्राइट अलग कंस्ट्रक्टिव अलग, जिसको आप डार्क कहते हैं, ठीक है, सॉरी कंस्ट्रक्टिव यानी ब्राइट और डिस्ट्रक्टिव यानी आपकी डार्क फ्रिंजेस। नाउ हेंस व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ थिन फिल्म, ठीक है, प्रोड्यूस कलर्ड फ्रिंजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन वेवलेंथ। जैसे कि आपकी लाइट रिफ्लेक्टेड होती है और रिफ्लेक्टेड होती है फ्रॉम अ थिन फिल्म तो वो प्रोड्यूस करती है कलर्ड फ्रिंजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ के डिफरेंस की वजह से ऑफ द कलर दैट इज मेक इट अप, यानी जो कलर का डिफरेंस होता है वेवलेंथ की उसकी वजह से वो डिफरेंट आपके कलर्ड फ्रिंजेस प्रोड्यूस करती है। 9.6 चैप्टर सॉरी द टॉपिक विच इज न्यूटन्स रिंग्स, ठीक है। एन एयर wedge may be formed between the curved surface of a plano convex lens and the plane surfaces of glass shown in figure 9.7, ठीक है। तो एक एयर वेज वो होता है, एक एयर वेज इंटरफेरोमीटर एक वो तरह का इंटरफेरोमीटर होता है जिस जो आपकी दो लाइट्स को इंटरफेयर करवाता है, दो लाइट सोर्सेज को, ठीक है, और इंटरफेयर कराने के बाद जो इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होता है, ठीक है, जो आपका भी आपका इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट हुआ है उसको फिर वो एनालाइज करता है, ठीक है, तो दैट इज एन एयर वेज इंटरफेरोमीटर। तो air wedge may be formed between the curved surface of a plano convex lens and the plane surface of glass shown in figure 9.7, ठीक है। आपका कैसे फॉर्म हो सकता है, एक कर्व सरफेस आपका एक कन्वेक्स लेंस प्लानो कन्वेक्स लेंस एंड द प्लेन सरफेस ऑफ ग्लास, ठीक है, जो कि आपका इसमें शो हो रहा है। नाउ this arrangement produces an interference pattern consisting of a number of rings centered on the point of contact between the lens and the plane surface। ये जो अरेंजमेंट है ये एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करती है जो क्या कंसिस्ट कर रही होती है, एक नंबर ऑफ रिंग्स सेंटर्ड ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लेंस एंड द प्लेन सरफेस। और इसके इंटरफेरेंस पैटर्न का जो नंबर ऑफ रिंग्स इसमें कंसिस्ट होते हैं वो कहाँ पे सेंटर्ड होते हैं, ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लेंस एंड द प्लेन सरफेस, ठीक है, उस सेंटर पे जहाँ पे आपका लेंस और प्लेन सरफेस कांटेक्ट में होते हैं। These rings are called Newton's rings। The thickness of the air film between the glass surfaces varies from 0 at the point of contact to some value t at some point E as shown in figure 9.7। इसमें जो थिकनेस होती है एयर फिल्म की, ठीक है, बिटवीन द ग्लास सरफेस वेरीज फ्रॉम 0 एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू सम वैल्यू t एट सम पॉइंट E, ठीक है। अब ये आप देखें ये आपका वो है क्या कहते हैं ग्लास, ठीक है, अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे तो जीरो थिकनेस, थोड़ा ऊपर आ जाएंगे तो देयर विल बी सम थिकनेस वैल्यू ऑफ थिकनेस, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस आर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड विद द रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, अगर कर्वेचर का जो कैपिटल आर है दिस ये बहुत बड़ा है किससे, स्मॉल आर से, जो कि रिंग का रेडियस है, ठीक है, जो रिंग्स आपकी जनरेट हो रही हैं उससे, तो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिव्स अ डार्क सर्कल, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होगा, एक डार्क सर्कल जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि उससे पार्ट डिफरेंस कम होगा, क्योंकि कैपिटल आर अगर बहुत बड़ा है, ठीक है, कैपिटल आर बहुत बड़ा है तो ये डायरेक्ट आपका थिकनेस तो खत्म हो गई ना, थिकनेस खत्म हो गई तो आपका पार्ट डिफरेंस नहीं रहा, देन डार्क सर्कल जनरेट हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है। और 180 चेंज इन फेस इन द लाइट एक्सटर्नली रिफ्लेक्टेड द लोअर सर्फेस,
और आपका एक 180 डिग्री चेंज इन फेस होगा, जो कि लाइट किस लाइट जिस लाइट उस लाइट में जो कि एक्सटर्नली रिफ्लेक्ट हो रही है लोअर सरफेस पे, ठीक है। द फोटोग्राफ ऑफ न्यूटन्स रिंग्स शोज अ सीरीज ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। अच्छा, ये जो इसमें तो एक इन्होंने डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आप देखें शो हो रहे हैं, ठीक है। दीज आर ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यूजिंग द ज्योमेट्रिकल थ्योरम। ये क्यों है? ये है ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव एंड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यूजिंग द ज्योमेट्रिकल थ्योरम, सिंपल। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, और जो प्रोडक्ट है ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स का वो इक्वल है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा, तो बी सी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। दिस बी सी इक्वल्स टू ए बी, यहाँ पे आपका ए है और ये ए से बी ये रहा, ठीक है। दिस ए टू बी एंड दिस बी टू सी, ठीक है। नाउ तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू ए बी। फ्रॉम फिगर 9.7 वी राइट बी सी, यानी बी सी टू आर माइनस टी, ठीक है, यानी टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल टी, ठीक है। तो ए बी आपका किसके बराबर है? क्योंकि टी के बराबर है, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू टी। नाउ हमने ये फॉर्मूला इसी से जनरेट किया, ठीक है। नाउ आर स्क्वायर टू आर माइनस टी इंटू टी इक्वल्स टू आर टी माइनस टी स्क्वायर। बी सी टू आर माइनस टी को उठा के हमने इसमें डाल दिया, ए बी इक्वल्स टू टी को उठा के हमने इसमें डाल दिया, तो टू आर माइनस टी एज इट इज आ गया इंटू टी, टू आर टी इज टू आर टी एंड टू आर सॉरी टी इंटू टी टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जनरेट हो गया फॉर्मूला। टी स्क्वायर बीइंग स्मॉल इज नेग्लेक्टेड, क्योंकि टी बहुत स्मॉल होता है तो उसको हम उसका स्क्वायर जितनी स्मॉल वैल्यू होगी, पॉइंट अगर 0 1 है तो उसका स्क्वायर तो भाई और छोटा हो जाएगा, तो इसलिए इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये बचता है टू आर टी या टू टी आर, तो हमने वो लिख दिया। अब हमने इसका रूट लिया, तो स्मॉल आर हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया? रूट डैश टू टी आर, ठीक है। सो द पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन दिस फिल्म इज गिवन बाय इक्वेशन 9.11, ठीक है। तो इसमें अच्छा जो पहली इक्वेशन थी वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। तो जो पार्ट डिफरेंस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, वो अब हम आगे उसको सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट हमारा बनता है। नाउ जो हमारा था कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, क्योंकि यहाँ भी फेस शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, 180 डिग्री फेस शिफ्ट हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे भी 20 इक्वल्स टू एम प्लस हाफ पाई लैम्डा होगा। इसको मैं बार बार पाई बोल रहा हूँ, ये लैम्डा है, सॉरी, ठीक है। तो क्योंकि 180 डिग्री फेस शिफ्ट है इसलिए फॉर्मूला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यहाँ पे 20 एम प्लस हाफ पाई, ठीक है। अज्यूमिंग एन इक्वल्स टू 1 फॉर एयर, ठीक है। अब एन 1 है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपने लिया वो 1 है फॉर एयर, तो 2t इक्वल्स टू एम प्लस हाफ लेमडा हो गया। फर्स्ट ब्राइट रिंग है तो एम 0 है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिंग जिसको जीरो ऑर्डर भी कहते हैं हम। तो वी राइट 0 प्लस हाफ लेमडा। फॉर सेकंड ब्राइट रिंग एम इक्वल्स टू 1, वी राइट 1 3 2 लेमडा, यानी थिकनेस आपकी किसके बराबर हो जाएगी? 2t, जो एग्जैक्ट है वो 2t, पार्ट डिफरेंस वो 3 ऑफ हाफ लेमडा हो जाएगा। For third bright ring m equals to 2, so 2 plus half 5 upon 2, 2 plus 0.5 is 5 upon 2, तो 5 upon 2 lambda, थर्ड ब्राइट रिंग आपका हो गया 5 upon 2 lambda के बराबर। Similarly for nth bright ring, note that n equals to m plus 1, ऑब्वियसली बात है, अगर आप जो भी बात कर रहे हैं कि nth ब्राइट रिंग है, ठीक है, तो उसके लिए आपको n माइनस हाफ लेमडा, क्योंकि m n क्या है वो m plus 1 है, अगर जो भी nth ब्राइट रिंग है, ठीक है। थर्ड ब्राइट रिंग है तो m2 है ना, ये आपको क्लियर बात पता थी। तो फोर्थ होगा तो m3 होगा, यानी यहाँ 3 आएगा। तो हमने क्या किया, जो n है ब्राइट रिंग अगर फोर्थ निकाल लें तो सीधा सीधा m प्लस 1 वो के बराबर है, तो हम उस फॉर्मूले में तो n माइनस 1 पुट करेंगे ना सिंपली, क्योंकि थर्ड ब्राइट रिंग के लिए यहाँ 2 पुट किया, ठीक है, सेकंड ब्राइट रिंग के लिए यहाँ 1 पुट किया और फर्स्ट ब्राइट रिंग के लिए यहाँ 0 पुट किया, तो सब में माइनस माइनस 1, तो इसी तरह nth ब्राइट रिंग जो भी है तो n माइनस 1 यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। So 2Tn equals to capital N minus 1 plus 1 over 2 multiplied by lambda gives you minus 1 plus half, तो minus 1 half बचता है, n minus half lambda. Substituting 2Tn in equation to 9.13a and 9.13b जो हमने पीछे इक्वेशन बनाई, we get Rn equals square equals to capital R n minus 1 over 2 lambda, ठीक है। हमारे पास जो आर एन की अब स्क्वायर की इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी कैपिटल आर अपॉन एन माइनस 1 ओवर 2 लैम्डा, क्योंकि 2Tn का पहले था 2Tn R 2T R था ना, तो R एज इट इज रहा और 2T की जगह हमने ये उठा दिया, ये रख दिया,
तो आर एन को अब हमने रूट लिया तो हमारे पास क्या फाइनल फॉर्मूला बन गया आर एन का, रूट आर कैपिटल आर एन माइनस हाफ ओवर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। 9.1 it says that if the radius of the 14th Newton's ring, ठीक है 14 न्यूटन्स रिंग है, ठीक है, यानी कौन सा एन क्या हो गया, ये एन बता रहा है, ठीक है, डायरेक्ट एन। अगर देखो न्यूटन रिंग बोल रहा है तो वो एन है, अगर वो बोल रहा है भाई कौन सा आपकी फ्रिंज है एम वन फर्स्ट और जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर तो वो एम है। तो 14 न्यूटन रिंग तो एन बता रहा है और इसका रेडियस क्या है 1 मिलीमीटर, आर है आपका स्मॉल आर, रेडियस 1 मिलीमीटर रिंग का। When light of the wavelength, अच्छा wavelength दे दी है 5.89 into 10 to the power negative 7 meter is used, what is the radius of the curvature of the lower surface of the lens used। अब ये पूछे भाई वो रेडियस बता दें, ये सब कर्वेचर लोअर सरफेस ऑफ द लेंस, ठीक है, लेंस के लोअर सरफेस का जो यूज हो रहा है। सोल्यूशन आपका क्या होगा, स्मॉल आर एन स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर एन माइनस 1/2 लैम्डा। ठीक है, आर आपका क्या है 1 मिलीमीटर। ये फॉर्मूला अभी हमने ऊपर जनरेट किया था, खुद ड्राइव किया है हमने, इसी को यूटिलाइज करेंगे। कैपिटल एन इक्वल टू 14 थे, लैम्डा गिवन है, देयरफॉर आई स्क्वायर आर 14 माइनस 1/2 एन की जगह, क्योंकि 14 माइनस 1/2 डायरेक्ट फॉर्मूला हमने ये बनाया हुआ है, ये रहा। ठीक है, इंटू 5.89 टू 10 to the power -4, तो आपका कैपिटल आर क्या बन गया 125.7 मिलीमीटर। नाउ द मिचेल्सन्स इंटरफेरोमीटर। The Michelson interferometer was invented by an American physicist A. Michelson 1850 to 1931। जो मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर है वो किसने इन्वेंट किया था, कि अमेरिकन फिजिसिस्ट था A. मिचेल्सन ने। ठीक है, इंटरफेरोमीटर वही देन अगेन वही है जो आपके इंटरफेरेंस क्रिएट करता है दो सोर्सेज की और फिर उस पर एनालाइज करता है आपका, ठीक है, खुद डायरेक्ट आपको इंटरफेरेंस करता है लाइट्स की। The Michelson interferometer played an interesting role in the history of science during the latter part of the 19th century। ठीक है, जो 19th सेंचुरी का लेटर पार्ट था उसमें उसने काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल प्ले किया, ठीक है, साइंस की हिस्ट्री में। It has a great scientific importance and had an equally important role in establishing high precision standards of the unit of length। इसकी एक ग्रेट साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है और इसका उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है क्या एस्टैब्लिश करने में हाई प्रिसिशन स्टैंडर्ड्स ऑफ द यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है साइंटिफिकली, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत हाई प्रिसिशन स्टैंडर्ड्स, प्रिसिशन मींस हाई एक्यूरेसी वाले यूनिट ऑफ लेंथ ये यूज़ करता है, ठीक है, इस्टेब्लिश करता है। In contrast to the Young's double slit experiment for producing interference fringes which makes use of light from two narrow sources, the Michelson's interferometer uses light from a broad spread source extended। अच्छा, अब इसको यंग्स डबल स्लिट से कैसे कंपेयर करें कि भाई वो जो प्रोड्यूस करता है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वो जो किस तरह कि वो लाइट के कौन सी लाइट को यूज करता है जो टू नैरो सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, भले से पीछे तो एक बल्ब होता है लेकिन पहले एक दो स्लिट से वो पास होती है तो वो दो सोर्सेज बन जाती हैं, ठीक है, वहां पे इंटरफेरेंस वैसे होती है, ठीक है, जब दो सोर्सेज से पास होती है तो इंटरफेरेंस क्रिएट होती है। ठीक है, मैं आपको एक दफा बना के भी दिखा दूं। ठीक है, ये अगर आपकी वो स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे ये दो स्लिट्स हैं, ठीक है, दिस इज स्लिट। अब यहाँ से अगर लाइट पास हुई, ठीक है, फिर यहाँ से ही पास हुई तो ये इंटरफेरेंस हो रही है, दिस इज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डबल यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट। लेकिन मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर क्या करता है, वो ब्रॉड स्प्रेड सोर्स यूज करता है लाइट की। स्कीमेटिक डायग्राम है इंटरफेरोमेंस की, ये रही, ठीक है। अब आपका ये डिफरेंट लाइट डिफ्यूज लाइट सोर्स है ये, ठीक है, ये एक मिरर पे वो कर रहा है, उसके बाद आपकी ये यहाँ से आगे जा रही है, ये बीम स्प्लिटर है, और फिर आपकी ये आई है कंपेंसेटर प्लेट फिक्स मिरर एंड सो ऑन। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं, उसकी वर्किंग भी देख लेते हैं, दोनों चीज़ें। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाईली पॉलिश्ड प्लेन मिरर्स M1 एंड M2, ठीक है, एक आपका M1 M2, ठीक है। द मिरर M1 इज फिक्स्ड व्हेयरएज द मिरर M2 इज मूवेबल। M1 तो आपका फिक्स मिरर है, M2 आपका मूवेबल है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। In addition to this, it has a glass plate C, which has a thin coating of silver on its right side। अच्छा, इसकी एक ग्लास प्लेट है C का, where it is this, सही है, जिसकी थिन कोटिंग है सिल्वर की राइट साइड पे। This partially silver plate is called beam splitter and is inclined at an angle of 45 degree relative to the incident light beam। ये जो सिल्वर प्लेट है पार्शली ये बीम स्प्लिटर है। अच्छा, ये किस एंगल पर रखी है, जो बीम स्प्लिटर ऐसे रखी है तो ये
45 डिग्री एंगल बना रही है, सही है, रिलेटिव टू द इंसिडेंट लाइट बीम, ठीक है, जो इंसिडेंट लाइट बीम हो रही है कमिंग फ्रॉम हियर, तो इसके 45 डिग्री है। It has also another plate D which is identical to the plate C except it is not silvered. आइडेंटिकल प्लेट है सी डी की तरह, थोड़ी स्मॉल है थिकनेस में, कम है थिकनेस में मतलब, और लेकिन ये सिल्वर्ड नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट सिल्वर्ड। Its purpose is to ensure that the B1 and 2 pass through the same thickness of glass as shown in figure 9.8। ये इसका पर्पस क्या है भाई कि जो बीम 1 है, दिस इज 1 और 2, ठीक है, वो सेम थिकनेस ऑफ ग्लास से पास हो, जो कि 9.8 से आपको दिख रहा है, ठीक है। इट्स पर्पस इज टू इंश्योर दैट द वेट इज that the beam 1 and 2 pass through the same thickness of glass as shown in figure 9.8, therefore it is known as compensating plate, सही है। Now this is particularly important when white light fringes, colored fringes are desired। ये कब इंपॉर्टेंट होते हैं, जब white light fringes यानी colored fringes हमें चाहिए होते हैं। A monochromatic beam of light from an extended source of light A falls on the half silver plate C। एक monochromatic beam of light यानी एक single frequency light beam वो fall कर रही है from extended source of light A, यहाँ से falls on the half silver plate C, पहले यहाँ पे C पे आई। Part of the light is reflected from the silver surface of the beam splitter C to the mobile mirror M2। अच्छा, इसमें से कुछ इसका पार्ट जो है वो यहाँ ऊपर गया, ठीक है, ऊपर चले गई है, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट होके। नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन एट M2 इट रिटर्न्स टू द ऑब्जर्वर्स आई। अच्छा, अभी जब ये रिफ्लेक्टर के बाद वापस कहाँ आती है, ये ऑब्जर्वर के पास आती है, ठीक है, ऑब्जर्वर्स क्या है, दिस इज द ऑब्जर्वर्स आई। नाउ थ्रू द प्लेट सी, अच्छा प्लेट सी से ही गुजरती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आती है, प्लेट सी से गुजरते हुए आई पे जाती है ये। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइट पासेस थ्रू सिल्वर सरफेस ऑफ द प्लेट सी, continues its journey, passes through the compensating plate D and finally falls on the mixed mirror M1। अच्छा, जो कुछ लाइट जो यहाँ से A से आ रही थी जो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो इसमें से गुजरती है, ठीक है, इट पासेस फ्रॉम द प्लेट C एंड अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए कंपेंसेटिंग प्लेट D से गुजरती है और कहाँ पे फॉल करती है, मिरर M1 पे, ठीक है। इट passes through the compensating plate D on its return journey and finally it is incident on the silver surface of the plate C from near the observer side, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब वापस ये रिफ्लेक्ट होती है, ये फिर से डी से गुजरती है, डी से गुजरती है तो सी पे रिफ्लेक्टेड सिल्वर सरफेस पे रिफ्लेक्ट करके, मतलब लग के रिफ्लेक्ट करके वापस ये ऑब्जर्वर को दिखती है, इसकी आई पे जाती है, सही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M1 एंड M2, रिफ्लेक्शन मिरर M1 और M2 के बाद, द टू बीम्स इवेंचुअली रिकम्बाइन टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न व्हिच कैन बी व्यूड। जो दो बीम्स हैं यहाँ पे वापस से यहाँ पे ये इंटरफेयर होती हैं, ठीक है, दिस इज ये इंटरफेरेंस पॉइंट, वापस इंटरफेयर होती हैं और आप जो कि ऑब्जर्वर आप यहाँ पे आराम से बैठे देख सकता है। नाउ द इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर द टू बीम्स इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस इन देयर पाथ्स लेंथ्स L1 एंड L2। जो इंटरफेरेंस पैटर्न है दो बीम्स का, वो डिटरमाइन कैसे करते हैं हम लोग, किससे, डिफरेंस इन देयर पाथ, लेंथ L1 और L2, ठीक है, L1 आपका ये रहा, L2 आपका ये रहा, ठीक है। व्हेन द टू बीम्स आर व्यूड एज शोन, जो व्यू की जाती हैं, देन द वर्चुअल इमेज से M1, जो M1 है आपकी ऑफ मिरर M1 इज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द सिल्वर सरफेस ऑफ द प्लेट सी। वो कैसे फॉर्म होती है, जो इज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन हुई होती है सिल्वर सरफेस से ऑफ प्लेट सी कोइंसाइड्स विद द मिरर M2 प्रोवाइड्स L1 exactly to L2। ये कह रहे हैं कि जो M1 से रिफ्लेक्ट हो रही है, M1 से आके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, इस रिफ्लेक्टेड रे से मैच हो रही है या इंटरफेयर हो रही है, कोइंसाइड कर रही है विद द मिरर M2 प्रोवाइड्स L1 is equal to L2, यानी L1 L2 के बराबर हो जाए, आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है। हाँ, and the mirror M1 and M2 are kept exactly at right angles, और M1 और M2 exactly right angles पे आए, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज ऐसे प्रोड्यूस होगी, सही है। इफ L1 एंड L2 आर नॉट एक्जैक्टली इक्वल, और L1 L2 अगर बराबर नहीं है, द इमेज ऑफ द मिरर M1 इज डिस्प्ले स्लाइटली फ्रॉम M2, और M1 फिर M2 से जो है आपकी स्लाइटली डिस्प्लेस होगी, पूरी नहीं आएगी, लेकिन अगर राइट एंगल है पूरे बराबर तो M1 M2 पे क्लियर आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। बट अगर ये थोड़ा L1 L2 बराबर नहीं है, ये दोनों थोड़ी डिस्प्लेस होगी इमेज M2 पे M1 की, लेकिन पैरेलल फिर भी रहेगी। एंड if the angle between the mirrors is not exactly 90 डिग्री, अगर जो एंगल है मिरर्स के बीच में
यानी दिस m1 एंड m2 ये थोड़े से टिल्टेड है, फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक दिस, और या इसको थोड़ा ऐसे कर ले, 90 डिग्री नहीं है। तो जो वर्चुअल इमेज m1 है of the mirror virtual image m1 of the mirror m1 makes a slight angle with m2, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज m1 भी है वो ऑफ द m1 की ही वो एक स्लाइट एंगल बनाएगी m2 से, ठीक है। अंडर दिस सिचुएशन द मिरर m2 and the virtual image m1 mirror m2 and the virtual image m1 of the mirror m1 behave in the same manner। अच्छा, वर्चुअल इमेज m1 की, ठीक है, और मिरर m2 बिहेव कैसे करेगा, उसी मैनर में जैसे कि दो सरफेस ऑफ अ थिन फिल्म, and the same sort of interference fringes result from the light reflected from these surfaces। और उसी तरह के इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगे, रिजल्ट करेंगे फ्रॉम द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दी सर्फेसेस, उसके स्लाइड से जो कि इन सर्फेसेस से रिफ्लेक्ट होगी। द इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज वेरीड बाय मूविंग मिरर m2 पैरेलल टू इटसेल्फ। जो इफेक्टिव थिकनेस है एयर फिल्म की, ठीक है, वो वेरी करेगी बाय मूविंग मिरर m2 पैरेलल टू इटसेल्फ। अच्छा, मूव m2 को जो है आप ऐसा मूव करा सकते हैं पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू इटसेल्फ, ओके। So under these conditions, the interference pattern is a series of bright and dark fringes with the extended source is monochromatic। यानी M2 अगर ऐसे है, ठीक है, तो आप उसको पैरेलल यहाँ लेकर आ रहे हैं, कभी फिर ऊपर यहाँ ले आए, ऊपर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशंस में इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ना वो किसके सीरीज होता है, ब्राइट का और डार्क रिंग्स का, ठीक है। इफ द एक्सटेंडेड सोर्स इज मोनोक्रोमैटिक, और अगर एक्सटेंडेड सोर्स जो है आपकी वो मोनोक्रोमैटिक है, if a dark ring appears at the center of the interference pattern, the two beams interfere destructively। यानी अगर डार्क रिंग अपीयर हो रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न के बीच में, तो वहाँ पे जो बीम्स इंटरफेयर कर रही हैं वो कैसे कर रही हैं, डिस्ट्रक्टिवली। ऑब्वियसली बात है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रही है या क्रिएट हो रही है, सॉरी, तो आपका डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस हो रहा है। इफ अ ब्राइट रिंग appears at the center of the interference pattern, the two beams interfere constructively। और अगर इसी तरह ब्राइट रिंग बन रहा है, अगर ऑपोजिट में बात करें तो center of the interference pattern, then the two beams interfere constructively। तो दोनों beams constructively interference कर रही हैं। Suppose the extended source is monochromatic of wavelength lambda and the mirror m2 is then moved a distance lambda by 4, the path difference changes by lambda by 2। ये कहने कि आप सपोज कर लें कि जो एक्सटेंडेड सोर्स है मोनोक्रोमैटिक, वेवलेंथ लैम्डा है उसकी, ठीक है, मिरर m2 जो है वो मूव करा रहे हैं डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, और पाथ डिफरेंस जो चेंज हो रहा है वो है बाय लैम्डा 2, ट्वाइस द सेपरेशन बिटवीन m2 एंड m1। और ये किसका है, सेपरेशन m2 और m1 के ट्वाइस, ज्यादा, दो गुना ज्यादा डिस्टेंस है। A dark ring will appear again at the center of the interference pattern। तो दोबारा एक डार्क रिंग फिर से आएगी इंटरफेरेंस पैटर्न के सेंटर में। Thus, successive dark and bright rings are formed each time m2 is moved a distance lambda by 4। तो सक्सेसिव डार्क और ब्राइट रिंग्स फॉर्म्ड होंगे हर टाइम जब m2 इज मूव्ड अ डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, ठीक है। ये बात शायद याद हो गई कि अगर वो पार्ट डिफरेंस में लैम्डा बाय 2 का चेंज आ रहा है तो डार्क रिंग अपीयर होगा सेंटर ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न में, और इस तरह सक्सेसिव डार्क और ब्राइट रिंग्स आपके प्रोड्यूस होंगे ईच टाइम जब m2 मूव होगा लैम्डा बाय 4, ठीक है। पहले लैम्डा बाय 4 होगा तो कंस्ट्रक्टिव, फिर दोबारा लैम्डा बाय 4 तो लैम्डा बाय 2 मूव कर जाएगा वो, तो वहां पे डार्क हो जाएगा, फिर लैम्डा बाय 4 मूव करेगा तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, फिर लैम्डा बाय 4 करेगा तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज is then measured by counting the number of fringes shift for a given displacement of the mirror m2। अच्छा, फिर जो वेवलेंथ है लाइट की वो कैसे मेजर की जाती है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस काउंट करके, ठीक है। इसी तरह आप वेवलेंथ मेजर करते हैं for a given displacement of mirror m2, एक फिक्स डिस्प्लेसमेंट जो m2 आपकी कर रहा है। if the displacement is represented by x, then अगर डिस्प्लेसमेंट x रिप्रेजेंट हो रही है तो x का फॉर्मूला क्या हो गया, m लैम्डा बाय 2, और लैम्डा इक्वल टू 2x ओवर m, यानी 2 उधर चला गया, x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, m नीचे आ गया, तो आपका लैम्डा हो गया 2x over m। if m is several thousand, the displacement x is large enough so it can be measured with good precision। यानी m अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल m इज अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं बहुत सारे, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट x है ऑब्वियस सी बात है फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा x होगी आपकी जो मेजरमेंट होगी उतनी ज़्यादा प्रिसीजन होगी, विद गुड प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स एक्यूरेसी होगी, एंड हेंस अ प्रिसाइज वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा कैन बी डिटरमाइन। और इसी तरह प्रिसाइज वैल्यू आपकी वेवलेंथ लैम्डा की डिटरमाइन हो सकती है।
A common type of Michelson interferometer used in laboratories is shown in figure 9.8b. ये सिंपल एक इंटरफेरोमीटर है मिचेल्सन, ठीक है, जो लेबोरेटरीज में यूज होता है. So 8.9 diffraction. According to the principle of geometrical optics, if you place an object through which light cannot pass, between a point source of light and a screen, a shadow of the obstacles is formed on the screen. यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से ये एक लाइट पास हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये शेडो फॉर्म होगा, ठीक है, तो लाइट यहाँ पे इस तरह बैंड होगी, इस तरह बैंड होते होते ये यहाँ जा रही होगी, ये लाइन इसके अक्रॉस बैंड होगी, लाइट सॉरी, ठीक है, ये आपका शेडो है, ठीक है, दिस इज योर शेडो, ठीक है, जो ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया वो सबसे लेफ्ट पे आपकी लाइट होगी. नाउ एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में अगर आपने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो एज शेडो ऑफ द ऑब्स्टिकल इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तो वो स्क्रीन पे उस ऑब्जेक्ट का शेडो होगा, ठीक है. इन एडिशन वी ऑल्सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग, और उसके साथ साथ हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि नो लाइट रीचेस विद इन द ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ द ऑब्स्टिकल एट द स्क्रीन. कोई लाइट पहुंचती नहीं है ज्योमेट्रिकल शेडो के विद इन ऑफ द जो ज्योमेट्रिकल शेडो होता है ऑब्स्टिकल का एट द स्क्रीन, ठीक है. तो यानी ज्योमेट्रिकल शेडो जब तक है वहां पे कोई लाइट नहीं होती, ये तो क्लियर. आप किसी रख लें किसी चीज को ऑब्जेक्ट को, तो उसके उस पर लाइट नहीं होगी शेडो के विद इन तक, ठीक है, शेडो के कॉर्नर्स पे फिर हो सकती है बाहर, लेकिन शेडो के अंदर नहीं होगी. और पार्ट टू में हमें क्या है ऑब्जर्वेशन हमारी कि आउटसाइड द ज्योमेट्रिकल शेडो द स्क्रीन इज यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड, और जो स्क्रीन है वो यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड हुई होती है, मतलब रेस्ट ऑफ द स्क्रीन आपकी इल्यूमिनेट हुई हुई होती है, ठीक है, मतलब रोशनी आई हुई होती है. फिगर 9.9 shows the shadow of a razor blade, ठीक है, ये रेजर ब्लेड का शेडो है, प्लेस बिटवीन अ पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट एंड अ फोटोग्राफिक प्लेट, और किसके बीच में रखा हुआ है, एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है, ठीक है, और एक फोटोग्राफिक प्लेट है. Contrary to what we have observed earlier, contrary मतलब इसका अगर comparatively या उसके लिए contrary से contradict में अगर हम देखें कि जो पहले हमने ऑब्जर्व अर्लियर किया, पहले जो दो ऑब्जर्वेशन हैं, नो लाइट रीचेस विद इन सिमेट्रिकल शेडो, हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि near the edge of the shadow a pattern consisting of bright and dark bands appear, कि बिल्कुल एज के करीब, ठीक है, शेडो के एज के करीब जहाँ शेडो आपका स्क्रीन पे आ रहा है उसके बिल्कुल एजेस पे ब्राइट और डार्क बैंड्स अपीयर्स हो रहे हैं. दिस लीड्स टू कंक्लूड दैट सम ऑफ द लाइट हैज बैंड इनसाइड. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो कुछ लाइट है वो किसकी बैंड हो गई है, अंदर ज्योमेट्रिकल शेडो के अंदर बैंड हुई है, बैंड. द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल, यानी एक ऑब्स्टिकल के अराउंड, ठीक है, ऐसे ये बैंड जो मैंने बताया था पहले, ये बेंडिंग, इसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन. The bending of light, that is the diffraction effect depends upon the size of the obstacle. ठीक है, अब वही बात है कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है यानी जो डिफ्रैक्शन वो किस पर डिपेंड करती है, ऑब्स्टिकल के साइज पे, कितना साइज ऑब्स्टिकल आपका है, कितने साइज का है, कितना बड़ा है. Diffraction effects are larger only when we deal with obstacles or apertures comparable in size to the wavelength. Diffraction effects कब बड़े होते हैं, जब हम obstacles when we deal with obstacles or apertures comparable in size to the wavelength, जो उनका साइज उसी के wavelength के बराबर हो, तो कंपैरेटिव हो, मतलब ऐसा ज़्यादा फर्क ना हो, ठीक है, तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट ज़्यादा होते हैं. यूजली द डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स आर स्मॉल एंड मस्ट बी लुक केयरफुली. ज़्यादातर डिफ्रैक्शन इफेक्ट बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए हमें बहुत गहराई से देखना पड़ता है. The phenomenon of diffraction was discovered by Francisco Maria Grimaldi. ठीक है, ये एक बंदी थी जिसने phenomenon diffraction का डिस्कवर किया था. The diffraction effect was known to Newton, और न्यूटन को भी ये पता था, बट उसने he did not see it in any justification for a wave theory of light. पर उसने ये कभी देखा नहीं in it any justification, उसने कोई justification देखी wave theory of light के लिए. Huygens also believed in wave theory of light but did not believe in diffraction phenomena in light. ह्यूजन तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे बिलीव करता था, बट उसने डिफ्रैक्शन फिनोमेना पे बिलीव नहीं किया. न्यूटन भी आपको पता है कॉर्पस्कुलर थ्योरी पे बिलीव करता था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे इतना नहीं करता था. और ह्यूजन भी वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे करता था, बट उसको डिफ्रैक्शन फिनोमेना में इतना बिलीव नहीं था. फ्रेस्नेल 1788 and 1827 correctly applied Huygens principle to explain the phenomenon of diffraction, which would which could not be explained on the basis of ray optics.
जो फ्रेस्नेल है उसने ह्यूजेंस प्रिंसिपल को करेक्टली अप्लाई किया, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन, जो विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या है? व्हेन बोथ द पॉइंट सोर्स एंड स्क्रीन एट विच द रिफ्लेक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड are kept at a finite distance from the diffracting obstacle, the wave fronts falling on the obstacle are not plane। यानी कि जो पॉइंट सोर्स और स्क्रीन जिस पे डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होना है या फॉर्म होना है, वो एक बहुत फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक लिमिटेड डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक डिफ्रेक्टिंग ऑब्स्टिकल से। तो जो वेव फ्रंट फॉल हो रहे होंगे ऑब्स्टिकल पे, वो प्लेन नहीं होंगे। ठीक है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग रेस पैरेलल नहीं होंगे। जो वेव फ्रंट्स बन रहे होंगे ऑब्स्टिकल पे, वो आपके क्या होंगे? पैरेलल नहीं होंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें ये बात पता है कि जितनी सोर्स से अगर ऑब्स्टिकल दूर होगा तो लाइट वहां जाते 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 एक प्लेन बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर करीब होगा, एक लिमिटेड होगा, तो एक ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी, क्योंकि इन ऑल डायरेक्शंस है ना। मैंने अभी आपको पहले बताया था जितनी दूर होगी वो स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है, लेकिन एक लिमिटेड है, फाइनाइट है, तो इसलिए स्फेरिकल वेव फ्रंट रहेंगे। ठीक है, सिमिलरली द वेव फ्रंट्स लीविंग द अपर्चर ऑब्स्टिकल टू इल्यूमिनेट द स्क्रीन आर नॉट प्लेन। ये कह रहे हैं जो वेव फ्रंट अपर्चर या ऑब्स्टिकल को लीव कर रहे हैं स्क्रीन को इल्यूमिनेट करने के लिए, वो भी प्लेन नहीं है। जो फिगर 9.10 है वो आपको नेक्स्ट में अभी शो हो जाएगी। दिस सिचुएशन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन। ठीक है, ये एक फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन है। Fraunhofer diffraction क्या है? If the source in the screen on which the diffraction pattern is formed are removed at a large distance so that the correspond, अच्छा ये कहना है जो सोर्स और स्क्रीन है, ठीक है, वो ऑन विच द रिफ्लेक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड, वो रिमूव या एट अ लार्ज डिस्टेंस पे रखे हैं या रिमूव्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस सो दैट द कॉरिस्पॉन्डिंग सो दैट द कॉरिस्पॉन्डिंग आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द वेव फ्रंट्स आर प्लेन। ठीक है, तो यानी कॉरस्पॉन्डिंग रेज जो है वो पैरेलल हो ईच अदर के और वेव फ्रंट्स प्लेन हो। ठीक है, अगर बहुत दूर रखा हुआ है, यानी अगर आपकी लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से आपकी लाइट इमिट हो रही है, ठीक है, लाइट सोर्स से आपकी लाइट इमिट हो रही है मुसलसल, और अगर इस पे आपका प्लेन वेव फ्रंट जो है वो इमिट हो रहा है, तो वो आ जाकर आपका प्लेन वेव फ्रंट जनरेट हो जाएगा। दिस सिचुएशन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये सिचुएशन जो है इसे हम कहते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, this class of diffraction is simpler to treat analytically and can be established in laboratories by using two converging lenses। अच्छा, ये जो क्लास है डिफ्रैक्शन की, ये बहुत सिंपलर है एनालिटिकली ट्रीट करने के लिए, एंड कैन बी स्टैब्लिश इन लेबोरेटरीज बाय यूजिंग टू कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा, इसे बहुत आसानी से बन सकती है तो कन्वर्ज, क्योंकि लेंस जो कन्वर्जिंग लेंस होती है वो एक जगह पे कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ उससे ये बहुत इजीली प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, अ लेंस बिटवीन डिस्टेंस सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्स्टिकल, लेंस जो है, अगर लेंस बिटवीन डिस्टेंस सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्स्टिकल, यानी एक सोर्स ऑफ लाइट है और एक ऑब्स्टिकल है। ठीक है, अब रेंडर्स द रेस पैरेलल टू ईच अदर एंड प्रोड्यूसेस प्लेन वेव फ्रंट्स। क्योंकि अब देखें इसमें बहुत फासला है ना, बहुत डिफरेंट डिस्टेंस है, तो इसलिए जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं वो प्लेन वेव फ्रंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वही बात है, जितना डिस्टेंस होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर आप रखेंगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आपके प्लेन वेव फ्रंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ whereas second lens collects the parallel set of diffracted rays and focus them at a point on the screen as shown in figure 9 point। पहले तो आपको पहले वाले ने प्लेन किया, दूसरे वाले ने किया है जो पैरेलल सेट है, कलेक्ट करा उसको रिफ्लेक्टेड रेस को और उनको फोकस कर दिया एक पॉइंट ऑन द स्क्रीन पे एज शोन इन फिगर 9.10 बी एंड सी। देखें यहाँ पे ये पहले से ये सारी आ रही थी। ठीक है, इनको प्लेन बनाया और प्लेन बना के इसको फोकस कर दिया एक पॉइंट पी पे। ठीक है, ये आपकी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है।